नमस्कार, वंदे मातरम। आज हम एक और महत्वपूर्ण कानून पर चर्चा करने वाले हैं जो मुख्य रूप से बात करता है महिलाओं के कार्यस्थल पर होने वाले उनके साथ किसी भी प्रकार के लैंगिक उत्पीड़न, छेड़छाड़ या हिंसा की। क्या भारत राष्ट्र में ऐसा कोई कानून है जो महिलाओं को प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है, वो जहाँ भी नौकरी करती हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा वर्किंग प्लेस हो, कोई कंपनी हो, फैक्ट्री हो, स्कूल हो, इंस्टीट्यूशन हो, यहाँ तक कि किसी घर पर काम करने वाली एक सिंपल एक गृहस्थ महिला क्यों ना हो, क्या उनके लैंगिक संरक्षण के लिए क्या कोई कानून है? तो निश्चित रूप से हमारे पास एक विकल्प, एक कानून है जिसे हम पोक्सो एक्ट के नाम से जानते हैं, जिसे हम जानते हैं प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, जिसे हम हिंदी में पूरे नाम से हम जानते हैं महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013। हम एक्ट पर सीधी आगे बात करें उसके पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक एक्ट भारत के संविधान में जो प्रदत्त अनुच्छेद हैं, जो हमें राइट्स हमें मिले हुए हैं, उन राइट्स की अनुपालना में, पालना की दिशा में अलग अलग कानून बनते हैं। तो आप देखिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि है अनुच्छेद 15, 14 और 21 में। 14 और 15 मुख्य रूप से बात करता है समानता की, समता की, और 21 बात करता है प्राण और गरिमामय जीवन जीने की। तो जब महिलाओं की बात आती है तो जहां हम प्रोटेक्शन महिलाओं को दे रहे हैं उनके घर, परिवार और समाज में अलग अलग जगहों पर, वहीं पर एक बहुत बड़ा स्थल आता है जहां पर वो अपने पूरे 24 घंटों में से एक बहुत बड़ा समय व्यतीत करती हैं, वो है इनका कार्यस्थल। तो कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक संरक्षण प्रदान करने के लिए ये कानून 2013 में अस्तित्व में आया। ये कानून बहुत, वैसे देखा जाए तो बहुत छोटा सा कानून है, लेकिन बहुत मजबूत और प्रभावी है। और ये उन सभी लोगों के लिए ज़रूरी है कि जिनके पास अगर कोई छोटा बड़ा कोई स्टार्टअप है, एक सेटअप है, कंपनी है, इंस्टीट्यूशन है, यहाँ तक कि आप कोई भी ऐसी आप कारखाना भी संचालित करते हैं, कोई आप अपने घर में भी कोई फैक्ट्री लगाकर बैठे हैं, कोई भी काम करते हैं जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो भी आपके लिए इसमें डिफरेंट मैंडेटरी प्रोविजंस हो जाते हैं। और अगर आपके पास कोई फैक्ट्री, कोई प्रोविज़न नहीं है, लेकिन सिर्फ आपके पास आपके घर की महिलाओं के अलावा बाहर की कोई भी महिला, चाहे वो आपके घर की सर्वेंट हो, कुक हो, शेफ हो, या कोई भी इस तरह की कोई महिला आके आपके घर पर काम करती है, तो भी उनके ऊपर ये एक्ट उनके प्रोटेक्शन के लिए लागू होता है। तो इसका मतलब ये स्पष्ट हो जाता है कि ये कानून हर एक व्यक्ति के लिए जो हमारे भारत का सिटीजन है, कॉमन लेमैन है, नियोक्ता तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन कॉमन लेमैन के लिए भी इस एक्ट की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके घर पे कोई महिला काम करने आती है तो आपको इस कानून की जानकारी होनी चाहिए। कल इसके अनुरूप हो सकता है आपके ऊपर कोई कार्रवाई शायद हो जाए। तो आइए जानते हैं इस कानून के बारे में, जो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा एक्ट है और बहुत कम प्रोविजंस दिए हुए हैं, लेकिन जो मुख्य प्रावधान है उनको मैं आपको सरल भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। तो एक्ट पर हम आगे बढ़ें तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मुख्य रूप से इस पूरे एक्ट को जो डिवाइड किया हुआ है, वो हमारे जो टोटल सेक्शंस आप देखेंगे तो इसमें 30 सेक्शन है, मतलब 30 इसके सेक्शंस दिए हुए धाराएं हैं और कुल 5 अध्याय हैं। तो 5 अध्यायों में 30 धाराओं को डिफाइन किया हुआ है। मुख्य रूप से जैसा कि इसके एक्ट से हमें मालूम चलता है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण की बात कर रहा है, तो ये जो एक्ट है ये महिलाओं को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन भी किससे? कोई वॉयलेंस, हिंसा से नहीं, जो लैंगिक अगर उत्पीड़न कहीं पर हो रहा है तो उससे इस महिलाओं को ये संरक्षण प्रदान करता है। दूसरा, आप देखिए इसमें महिलाओं को 2 कैटेगरी में डिफाइन किया हुआ है। पहली कैटेगरी है डोमेस्टिक, कि जैसे कोई महिला है वो किसी के घर पर काम करने आती है, हिंदी में आप इसको समझ सकते हैं घरेलू जो आपके कर्मकार हैं, जो आपके घर पर कोई भी डोमेस्टिक वर्क के लिए कोई महिला काम में आती है तो डोमेस्टिक वर्कर की कैटेगरी में आएगी। उसकी कोई योग्यता, शैक्षणिक योग्यता कोई डिफाइन नहीं की हुई है एक्ट के अंदर। कोई महिला जो आपके घर पर काम करने आती है वो इस पहली कैटेगरी में कवर होती है। दूसरी कैटेगरी एम्प्लॉयज़, कर्मचारी की। तो कर्मचारी का मतलब ऐसा भी नहीं है कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ही हो। एक्ट में बिल्कुल सारी कैटेगरी, सब कैटेगरीज डिफाइन की हुई हैं, जिसमें लगभग हर एक उद्यम, कारखाना, संविदा पर कार्यरत कर्मचारी, संविदा के अलावा ठेकेदार प्रणाली के अंतर्गत कार्यरत महिलाएं, सभी इसमें कवरअप होती हैं। तो लगभग यदि आप कोई इंस्टीट्यूशन संचालित करते हैं, कोई स्कूल संचालित करते हैं, या कोई छोटा बड़ा आपकी कोई कंपनी भी आप संचालित करते हैं जिसमें यदि कोई महिलाएं आपके वहाँ पर काम करने के लिए आती हैं, तो वो सभी इस सेकंड कैटेगरी में कवर होती है। मतलब ओवरऑल यदि अगर सिंपल एक लाइन में कहा जाए तो वो सारी महिला जो अपने घर से बाहर निकलकर कोई भी काम करने अगर जाती हैं, तो वो महिलाएं पोस्ट एक्ट के अंतर्गत किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हैं। वो अपने कोई भी कंप्लेन है, कंप्लेन को फाइल कर सकती हैं। तो हम बात करते हैं इसमें कंप्लेन फाइल होती कौन सी है, कौन कौन से प्रावधान है जो पोस्ट एक्ट में कवर होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि इसके टाइटल से ही क्लियर है, ये प्रिवेंशन कर रहा है आपके सेक्सुअल ऑफेंसेस से। तो अब सेक्सुअल ऑफेंसेस सुनते हमारे दिमाग में एक ही घटना घूमती है कि शायद उसके साथ कोई महिला के साथ कोई छेड़छाड़ या कोई रेप या कोई इस तरह की घटना हो रही है जिसमें स्पर्श हो रहा हो। तो इसमें कहीं कोई स्पर्श
हो ऐसी आवश्यकता मैंडेटरी नहीं की हुई है। लगभग 4 से 5 कैटेगरीज में इसको डिफाइन किया हुआ है, और 4 से 5 कैटेगरी आप देख रहे होंगे तो उसमें लगभग सारे पॉइंट्स वो कवर होते हैं जिसमें लैंगिक उत्पीड़न किसी के साथ होता है। जैसे कि हम बात करें फिजिकल, कोई कांटेक्ट हो रहा है, कोई फिजिकल को शारीरिक संपर्क की बात तो है ही, बट ऑब्वियस है। उसके अलावा यदि कोई नियोक्ता के द्वारा डिमांड और रिक्वेस्ट की जाती है फॉर किसी भी प्रकार के सेक्सुअल फेवर के लिए, उसके अलावा अश्लील साहित्य दिखाना, मतलब कोई इसके साथ में छेड़छाड़ नहीं हुई है, उसको टच नहीं किया गया, लेकिन अपने मोबाइल से, सिस्टम से, कंप्यूटर से, किसी फोटो, साहित्य, किसी के माध्यम से वो अपने काम करने वाली महिला एम्प्लॉय को कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स दिखाता है जो फोटोग्राफ अश्लील है, तो भी वो इस एक्ट के अंतर्गत कवर होता है। उसके अलावा मौखिक कोई ऐसी बात करना, मतलब जिसको हम कह सकते हैं कोई टिप्पणी कह देना किसी महिला के हाव भाव पर, उसके शारीरिक बनावट पर, यदि कोई एम्प्लॉयर जिसके अंतर्गत महिला काम करती है वो कैसे टिप्पणी देता है, उसको कोई इस तरह के कमेंट देता है कि जो कहीं के लैंगिक हिंसा का अंतर्गत दायरे में आते हैं, तो वो भी पॉइंट्स इसमें कवर अप होते हैं। तो जैसे हम बच्चों के लिए बात करते हैं, हमारे पॉक्सो एक्ट अंतर्गत, कि पॉक्सो एक्ट में सिर्फ रेप ही कवर नहीं है, बहुत सारी सब कैटेगरीज को डिफाइन किया हुआ है। उसी तरीके से इस पॉश एक्ट 2013 में भी महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से बचने के लिए, उनके संरक्षण के लिए कई सारी डिफरेंट कैटेगरीज इसमें दी हुई है। तो मतलब देखना, उन्हें घूरना, छेड़ना, अश्लील साहित्य दिखाना, कोई टिप्पणी कसना, कोई ऐसे कमेंट देना, वो सारे कहीं न कहीं पॉश एक्ट के अंतर्गत उस महिला को संरक्षण उपलब्ध करवाने के प्रावधान किए गए हैं। अब बात ये की जाती है कि यदि महिला कहीं पर काम कर रही है तो उस महिला को कब माना जाएगा कि पोस्ट एक्ट के अंतर्गत वो अपना दावा या अपनी एप्लीकेशन को या अपनी शिकायत को प्रस्तुत कर सकती है। क्या वो सिर्फ उसका जो वर्किंग ऑफिस था, ऑफिस के अंतर्गत ही होगा, या कहीं बाहर पर भी ये एक्ट लागू होता है? तो बिल्कुल ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यस्थल पर नहीं, कार्यस्थल के अलावा भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका फील्ड जॉब होता है कि महिला अपने ऑफिस में जस्ट आई थी, उसने बायोमेट्रिक था या अटेंडेंस था या जो भी जैसा भी था, उसने अपना लॉगिन किया और वो लॉगिन करने के बाद अपने कार्यस्थल के लिए फील्ड में जाती है, तो फील्ड भी उसका कार्यस्थल माना जाएगा। तो अगर वो महिला अपने ऑफिस के अलावा उस ऑफिस जो उनके आवर्स डिफाइन किए हुए हैं उसमें कहीं पर भी वो महिला ट्रैवल कर रही है, किसी के साथ भी है, यदि वहाँ पर भी कोई इस तरह की अनहोनी घटना उसके साथ घटती है, तो भी वो पोस्ट एक्ट के अंतर्गत एप्लीकेबल है कि वो अपनी शिकायत को, अपनी परिवेदना को प्रस्तुत कर पाए। अब बात आती है इसके अंतर्गत कि कैसे शिकायतों का निस्तारण होगा। तो पहले तुम बात करते हैं बिल्कुल छोटे उद्यम या छोटे उद्यम से भी शुरुआत करें, किसी के घर से, कि अगर किसी के घर पर कोई महिला काम करने आती है और उसके साथ कोई इस तरह की घटना घटित हुई तो वो कैसे काम करेगी, और यदि कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई स्कूल है, कोई ऐसा फैक्ट्री कंपनी है तो वहाँ पर होता है तो क्या उसके लिए प्रावधान है। तो देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से 2 प्रावधान किए गए हैं, जैसा अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो पहला प्रावधान हमारे पास किया हुआ है वो बात करता है आईसीसी की, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, आंतरिक परिवेदना समिति। ये कमेटी उनके लिए लागू है कि जहाँ पर कम से कम 10 या 10 से अधिक लोग यदि काम करते हैं तो उनके लिए मैंडेट है, अनिवार्य है कि उनको अपने यहाँ इस कमेटी का गठन करना है। दूसरी आती है हमारी स्थानीय परिवाद समिति, जो आपके लोकल स्तर पर होगी, मतलब वो सारे आपके डिस्ट्रिक्ट में काम करने वाले छोटे बड़े, चाहे वो कोई ऐसे कोई काम करने वाले, कोई घर से कोई उद्योग चलता हो या कोई महिला किसी घर पर काम करने जाती हो, ऐसे जो भी हैं 10 से कम की संख्या है, वो सब भी इस सेकंड वाली कैटेगरी के अंतर्गत तो कवर होते ही होते हैं। तो कुल मिला के महिलाओं की शिकायत दर्ज करने के उनके पास 2 स्तर दिए हुए हैं कि अगर आप कहीं ऐसी जगह पर जॉब करते हैं जहाँ पर 10 या 10 से अधिक लोग कार्यरत हैं तो आपके वहाँ पर आईसीसी बनी हुई होगी, नहीं बनी हुई है तो आप अपने वहाँ के एचआर से, अपने इंस्टीट्यूशन से पता करें कि साहब आईसीसी क्यों नहीं बनी हुई। अगर आईसीसी इन लोगों ने गठित नहीं कर रखी है तो एक बहुत बड़ा उन्होंने कानूनन अपराध किया है। उनकी शिकायत आप स्थानीय, जो हमारी सेकंड कैटेगरी है स्थानीय परिवाद समिति, उसके अंतर्गत कर सकते हैं। अब स्थानीय परिवाद समिति को डील कौन करता है? तो एक्ट में साफ दिखा हुआ है मजिस्ट्रेट या उप मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिम्मेदार हैं कि अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर अनिवार्य रूप से इस कमेटी का गठन हो पाए। तो पूरे भारत राष्ट्र में इस कमेटी का गठन किया जा चुका है। तो जहां आप जॉब करते हैं उन्होंने आईसीसी बनाई या नहीं बनाई, उन्होंने आपको जानकारी दी या नहीं दी, लेकिन कलेक्टर महोदय के वहां इसकी पूरी जानकारी है, अनिवार्य रूप से वहां पर गठन हो चुका है और वो नियमित रूप से इसकी त्रैमासिक या 6 मंथली इसका पूरा रिव्यू करके आगे इसकी रिपोर्टिंग भी फाइल करते हैं। तो यदि आप कहीं ऐसी जगह पर जॉब करते हैं जहां पर संख्या 10 से कम है तो आप स्थानीय परिवाद समिति के पास जाएं और अपना परिवाद लिखित में आप वहां पर प्रस्तुत कर सकते हैं। और यदि आप कहीं ऐसी जगहों पर जॉब करते हैं जहाँ 10 या 10 से अधिक है तो आप पता करिएगा वहाँ पर आईसीसी गठित होगी। अब आईसीसी में कौन लोग होंगे? तो आईसीसी में उस वहाँ का जो मालिक है, जो मेन व्यक्ति है, वो शामिल हो ऐसा आवश्यक नहीं होता है। इसमें बिल्कुल स्पेसिफिक किया हुआ है एक्ट के अंतर्गत
कि वहाँ की कोई भी उच्च महिला कोई ऐसी प्रतिनिधि या अधिकारी जो उस इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई हो, इंस्टीट्यूशन में किसी और पद पर हो, उस अनिवार्य महिला को आईसीसी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। उसके साथ में 2 और किसी महिलाओं को जो वहाँ पर एम्प्लॉय होगी उनको लिया जाएगा। किसी एक्सपर्ट को जो महिला के क्षेत्र में काम कर रहा हो, चाहे वो एनजीओ का व्यक्ति हो सकता है, कोई और काउंसलर हो सकता है, कोई लीगल एडवोकेट हो सकता है, कोई भी ऐसी महिला की जो आपके जिले में अच्छे रूप से काम कर रही हो, जुड़ी हुई हो संस्था के साथ में या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, वो भी इसमें हो सकती है। मिनिमम 5 लोगों की कमेटी होगी। अगर बहुत बड़ा आपका सेटअप है, इंस्टीट्यूशन है, कहीं पर हम लोग देखते हैं 10, 12, 15 लोग भी होते हैं, लेकिन मिनिमम 5 लोग तो आईसीसी में गठित होने ही चाहिए। इन 5 लोगों में से किसी भी के पास आप अपनी सूचना को दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन लिखित में सूचना जरूर आपको देनी है ताकि आपके पास एक प्रॉपर एविडेंस है कि आपने अपनी सूचना को वहां पर दर्ज करवाया। अब ये जो आईसीसी है, इसको अनिवार्य रूप से यदि उनके पास कोई शिकायत आती है तो इनको उसकी मासिक सूचना स्थानीय परिवाद जो निकाय है, जिसको कलेक्टर महोदय डील करते हैं, और कलेक्टर महोदय कई डिस्ट्रिक्ट पर कलेक्टर महोदय ने किसी महिला एक्सपर्ट को उसमें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त भी किया हुआ है। तो हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं, तो आप अपने जिले में उसको पता कराएं कि हमारे यहाँ पर स्थानीय जो परिवाद जो समिति है उसको कौन डील आउट करता है, तो आप कलेक्टर ऑफिस से उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो आप देखिए, आईसीसी के लिए मैंडेटरी है कि वो उसकी सूचना स्थानीय परिवाद निकाय को देंगे। आईसीसी मतलब आपकी जो इंस्टीट्यूशन की जो कमेटी बनी है उसके लिए ये भी मैंडेटरी किया हुआ है कि जो भी परिवाद आता है उसका कोशिश करें कि दोनों ही पक्षों को सुना जाए, कोई मिथ्या आरोप तो नहीं लगे हैं, कोई फेक इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी गई है, उसकी पूरी जांच वो कमेटी करेगी। यदि वो कमेटी अपने स्तर पर दोनों ही पार्टी को संतोषजनक जवाब देने के बाद कोई कार्रवाई कर पाती है तो आवश्यकता नहीं है कि जिला कलेक्टर महोदय की ओर से इसमें कोई इंटरफेयर या कोई कार्रवाई की जाए। लेकिन यदि जो परिवाद देने वाला व्यक्ति है, परिवादी है, पीड़ित है, जो विक्टिम है, अगर यदि वो संतुष्ट नहीं है इनकी कार्रवाई से कि भाई जो उन्होंने की थी वो बिल्कुल बायस्ड थी, इन्होंने किसी व्यक्ति विशेष को ज़्यादा सपोर्ट किया है और मेरी बात को वेटेज नहीं मिला है, तो वो चाहे तो सीधा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी इसकी अप्रोच कर सकता है, अपने परिवार की सूचना वहाँ पर दे सकता है। तो कुल मिला के ये एक पूरी जानकारी है जिसके माध्यम से कोई भी महिला जो कर्मकार है, कर्मचारी है, एम्प्लॉई है, वो अपने साथ होने वाले इस तरह के उत्पीड़न को रोक सकती है। और यदि कोई ऐसी अनहोनी घटना घटित हो चुकी है तो उससे संरक्षण के लिए इसमें डिफरेंट प्रावधान किए हुए हैं। तो इसमें जैसे रिड्रेसल के साथ साथ कई सारे इसमें प्रतितोष के भी प्रावधान है, मतलब उस महिला को और क्या क्या उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए अगर जब उसका केस फाइल होता है, और यदि अगर उसके हक में फैसला आता है तो उसको क्या क्या उसको इसके लाभ मिल सकते हैं या उसको क्या चीज़ें उसको विक्टिम को सहायता के रूप में मिल सकती है। ऐसे भी प्रावधान इसके अंतर्गत बिल्कुल स्पेसिफिक किए हुए हैं, केस टू केस वेरी करेगा। एक और विशेष बात इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि महिला को शिकायत कब तक देनी होती है। तो महिलाएं, आवश्यकता नहीं है कि सिर्फ घटना घटित होने के 24 घंटे के भीतर या 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में इसकी सूचना देनी है। एक्ट में स्पेसिफिक किया हुआ है कि घटना घटित होने के 3 माह के भीतर महिला लिखित में उसकी शिकायत संबंधित कमेटी को अपनी प्रस्तुत कर सकती है। एक और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी कार्यस्थल है जहाँ पर महिलाएं काम करती हैं उनके लिए अनिवार्य हो जाता है कि यदि कोई उन्हें शिकायत प्राप्त हुई है तो वो इसकी सूचना समय रहते स्थानीय प्राधिकरण को इसकी सूचना उपलब्ध करवाएं। यदि पूरे वर्ष पर्यंत आपको कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं हुई है फिर भी आपके लिए मैंडेटरी है कि आप एक वार्षिक रिपोर्ट बनाकर आपके जिले के स्थानीय प्राधिकरण जो इसका देख रहे हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हों, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हों, उनके पास जो भी आपके जिले के नामित हैं उनको आपको एक रिपोर्ट देनी है कि हमारे पूरे साल भर में कोई भी घटना इस तरह की हमारे वहाँ पर घटित नहीं हुई, लेकिन रिपोर्टिंग अनिवार्य है। तो मैंने बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि कई लोगों के मेरे पास मैसेज भी आए थे कि हम लोग हमारे यहाँ पर एक ऑफिस संचालित करते हैं जिसमें इतने लोग हैं, तो पोस्ट एक्ट के अंतर्गत कौन सी कमेटी गठित होती है, पीसा एक्ट क्या बना हुआ है, ऐसी कुछ जानकारी मुझसे पूछी गई थी। तो मैंने आपको सिर्फ सरल भाषा में बताने की कोशिश करी है कि ये जो पोस्ट एक्ट है इसकी कंप्लायंस मैंडेटरी है। आप कोई भी सेटअप में अपना इंस्टीट्यूशन संचालित करते हो, चाहे वो एनजीओ है, सरकारी इंस्टीट्यूशन है, चाहे कोई स्कूल है, कोई और आपकी कंपनी है, कोई कारखाना है, आपको वहाँ अनिवार्य रूप से पोस्ट के अंतर्गत सारी कंप्लायंसेस को करना है, आईसीसी का गठन करना है, और आपके वहाँ कार्यरत कर्मचारी को उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। महिलाओं को पता होना चाहिए कि भाई इस तरीके से कमेटी है, यदि हमारे साथ कोई अनहोनी घटना होती है, यदि हमें लगता है कि हम किसी के साथ व्यवहार में इस तरह का हम फील करते हैं तो वो आईसीसी को इसकी तुरंत सूचना दे सकते हैं। उनकी सूचना को गोपनीय कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा और उनके साथ जो भी उचित न्याय होगा वो किया जाएगा। तो ये विश्वास उन महिलाओं को देना जरूरी है कि जो अपना घर परिवार छोड़कर आपके इंस्टीट्यूशन में जॉब करने आती हैं, ताकि वो निडर होकर अपनी बात रखें और अपने काम को अंजाम दें।
तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इसी तरीके से जुड़े रहेंगे और हम आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो हमारे संविधान से जुड़े हैं, डिफरेंट एक्ट एंड पॉलिसी से जुड़े हुए हैं, आप तक पहुंचाते रहें और उसकी सूचना आपको मिलती रहे। इसलिए इस चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे जब भी कोई नया वीडियो, कोई नई जानकारी, कोई नया अपडेट संविधान में, सरकार के विभिन्न कानूनों में आ पाए। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, राष्ट्रहित सर्वोपरि। जय हिंद, वंदे मातरम।